जेएनयू एक बार फिर से सुर्खियों में। दीवारों पर जाति सूचक आपत्तिजनक नारों को लेकर लेफ्ट और राइट विंग के छात्र संगठन आमने सामने हैं। दरअसल ब्राह्मण बनियों को कैंपस छोड़ने, गो बैक टू शाखा जैसे नारे दीवारों पर जगह जगह लिखे पड़े हैं। लेफ्ट वाले राइट पर और राइट वाले लेफ्ट छात्र संगठन पर आरोप लगा रहे हैं। वीसी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। शिकायत पुलिस तक पहुंच गई है। जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर ये नारे। इन नारों के जरिए ब्राह्मण और बनिया समाज पर निशाना साधा गया। मामला 30 नवंबर का है। सीधे तौर पे आपका इशारा लेफ्ट छात्र संगठन पे है? इशारा नहीं है, सीधा आरोप है। आप पैटर्न एनालाइज कीजिए ना। कोई भी फ्री थिंक कॉमन सेंस वाला आदमी देखेगा तो यही आपको दिखेगा। 2016 में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। उसके बाद 2018 में कश्मीर विल बी फ्री। अभी जो है कुछ दिन पहले फलस्तीन को फ्री करने का, उसके बाद हेम मिश्रा को फ्री, हेम मिश्रा जो कि बस्तर में पकड़े गए। तो ऐसा स्टाइल ऑफ राइटिंग और स्टाइल ऑफ जो मैसेज देने का, दीवार पे लिखने का, तो लेफ्ट का ही रहा है जेएनयू कैंपस में। आरोप लगा तो लेफ्ट के छात्र संगठन ने जवाब भी दिया और दोष एबीवीपी पर मढ़ा। कहा जांच हो, सच सामने आ जाएगा। कभी भी हम इस तरीके का पर्सनल अटैक्स किसी पे करते नहीं हैं। अगर हमें कोई भी बात करनी हो, हमारे पर्चे में आता है, हमारे पोस्टर में आता है और खुल के नाम लेके हम चीज़ों को करते हैं। पीठ पीछे बिना नाम का कोई चीज़ हम करते नहीं हैं। अब बात ये समझने वाली बात यह है कि अचानक एबीवीपी ऐसा क्यों कर रहा है। हमें लगता है कि उन्होंने खुद किया हो। ये हम तो प्रशासन से बोल रहे हैं कि प्रशासन की जिम्मेदारी है, उनको निष्पक्ष जांच वो करे। तरीके के नारे लिखे गए हैं जेएनयू कैंपस में। इस पे वीसी ने सीधे तौर पर आपत्ति जताई है, जांच के आदेश दिए हैं और जांच में ये सीधे तौर पे कहा है कि जो भी इसके लिए दोषी है उन पे कार्रवाई की जाए। बहुत मुमकिन है कि जगह जगह यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे जिससे इसकी पड़ताल की जाए। और हर कोई जांच की बात कह रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से जब कैंपस में चीजें लिखी होती है जहां पे हर समुदाय के लोगों को पढ़ने की छूट होती है तो फिर अपने आप में सवाल बहुत लाजमी है। अब इस प्रकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। कहा है कि जेएनयू कैंपस में वैश्य और ब्राह्मण समाज के लिए खतरा बढ़ गया है, लिहाजा दिल्ली पुलिस अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज करे। मेरे कमरे पर लिख दिया गया गो बैक टू शाखा। अरे भाई, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ और बाल्यकाल स्वयंसेवक हूँ, तो मुझे दोबारा शाखा में जाने की जरूरत नहीं है। मैं शाखा का स्वयंसेवक हुई, मैं जाता ही हूँ। तो ऐसा मत लिखिए, पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब मत करिए। आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है और वो हमारी देश की खूबसूरती भी है। विवाद जेएनयू का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। इसके तहत एक व्यक्ति एक ही शादी कर सकेगा। हालांकि कांग्रेस इसे चुनावी शिगुफा बता रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को बड़वानी के सेंधवा में चाचरिया गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए समान नागरिक संहिता को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई? एक देश में दो विधान क्यों चलेगी? एक ही होना चाहिए। हालांकि जब मुख्यमंत्री ये बात कह रहे थे उस वक्त मंच पर पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल भी थे। कांग्रेस का आरोप है कि उन्होंने खुद 4 शादियां की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता इसे चुनावी शगुफा भी बता रहे हैं। बीजेपी आक्रामक है। उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। उसी मंच पर भाजपा के विधायक और मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने भी 4 शादी अपने जीवन में करी हुई हैं। और दूसरी मिसाल भाजपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र ने भी 2 शादी करी थी और हेमा मालिनी से उन्होंने जो शादी करी है वो भी एक मिसाल है। तो पहले भाजपा को अपनी पार्टी के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो संविधान में है, कानून में क्या प्रावधान है बताएं। सिविल कोड के बारे में सभी लोगों से मिलकर उसका प्रारूप तैयार करना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के पहले जो डिफरेंट सिविल कोड है वो लागू है, तो उसमें कई जगह बहुविभागीय अनुमति है।
मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल करी है, हम कमेटी गठित हो रही, कमेटी की रिपोर्ट आएगी और जैसा विधि सम्मत होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। कांग्रेस का काम आरोप लगाने का, कांग्रेस का एक ही एजेंडा है तुष्टीकरण की राजनीति। हम तो कांग्रेस से पूछते हैं स्पष्ट तौर पर कि क्या कांग्रेस यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है या नहीं। वैसे इस मामले में उत्तराखंड, गुजरात, असम और कर्नाटक भी पहल कर चुके हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी शासित 5वां राज्य है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कह रहा है। हालांकि राजनीतिक पंडित इसे 2024 लोकसभा चुनावों से जोड़कर भी देख रहे हैं। बड़वानी से अपने सहयोगी मुनाफ और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। पानी, बिजली, शिक्षा, सड़क जैसी बुनियादी जरूरतें महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को और हवा दे रही हैं। महाराष्ट्र ने हालांकि पानी की किल्लत दूर करने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, लेकिन अब सांगली से आगे बढ़ा प्रदर्शन अक्कलकोट, सोलापुर पहुंच गया है, जहां कर्नाटक के समर्थन में नारे लग रहे हैं। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा पर बसे सांगली से आगे बढ़ा प्रदर्शन अब अक्कलकोट, सोलापुर पहुंचा है। कर्नाटक सरकार के लिए सोलापुर में समर्थन मार्च निकला। ग्रामीणों ने मांग की कि कर्नाटक की सीमा पर 22 मराठी गांव को जोड़ें, सुविधाएं दें, अन्यथा कर्नाटक जाने दें। महाराष्ट्र सरकार से निवेदन है कि फौरन बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं हमें मुहैया कराएं, नहीं तो हमें कर्नाटक जाने की इजाजत दें। सीमा पर बसे गांव के लोगों का आरोप है कि पानी, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं अब भी सही से उपलब्ध नहीं हैं। सांगली के जत तालुका में पानी बड़ी समस्या है। कुछ ग्रामीण सीएम शिंदे से मिलने पहुंचे थे, तो मुलाकात के बाद इनकी नाराजगी को शांत करते हुए सीएम ने 2000 करोड़ का टेंडर जारी करने का ऐलान किया है, जिसमें महसल योजना का दायरा बढ़ाने पर काम होगा ताकि कृष्णा नदी का पानी विरोध कर रहे जत तालुका में 40 से 50 गांव तक पहुंचाया जा सके। मी रात्री 1:30 वाजता जत मधले लोक आले होते, 12:30-1 वाजता आले। एक रोज आधी रात में सांगली के लोग आए। मैं आधी रात को उनसे मिला, नक्शा लेकर आए थे। मैंने उनके दुख को समझा। हम उनके लिए 2000 करोड़ का टेंडर जारी कर रहे हैं। महसल योजना का दायरा बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उनके 40-50 गाँवों को पानी मिले, इसके लिए सारा काम शुरू हो गया है। अगर अन्य लोग इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने जा रहे हैं तो उन्हें करने दें। उनके राजनीतिक आरोपों का जवाब नहीं देंगे। मैं केवल यह कह रहा हूं कि मैं काम से जवाब दूंगा। परंतु राजकीय आरोपाला मी राजकीय उत्तर देणार नाही, मी कामाने उत्तर देईन एवढंच मी सांगत असतो। इधर सांगली के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने जत तालुका का दौरा किया, पर ग्रामीण सोचते हैं कि कर्नाटक सरकार इनके लिए ज्यादा फिक्रमंद है, क्योंकि पानी को तरसते ग्रामीणों को बड़ी और पहली राहत वहीं से मिली। 22 विलेजेस प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम। कर्नाटक ने पानी देकर 22 गांव की समस्या दूर कर दी। महाराष्ट्र सरकार चिंता नहीं करती हमारी, इसलिए हम कर्नाटक में शामिल होने की बात करते हैं। सो वी वांट टू गो इन कर्नाटका। पानी के साथ साथ शिक्षा, सड़क, बिजली जैसी सुविधाओं का अभाव सीमा पर बसे इन क्षेत्रों में बरकरार है, और ऐसे में विरोध प्रदर्शन कब थमेंगे कहना मुश्किल है। महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में आरोपी गोल्डी बरार को पुलिस ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैंगस्टर गोल्डी बरार को 20 नवंबर या इससे पहले हिरासत में लिया गया था। हालांकि गिरफ्तारी के संबंध में अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। गोल्डी ने सलमान खान को भी धमकी दी थी। देखते हैं हमारे सहयोगी नीता शर्मा की रिपोर्ट। गोल्डी बरार को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था होम मिनिस्ट्री से, तो अभी हमें पता चला है वो डिटेन हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस खुलासे ने खलबली मचा दी है। रिसेंटली अभी हमने गोल्डी बरार को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था होम मिनिस्ट्री से, तो अभी हमें पता चला है वो डिटेन हो गया है। जल्दी ही उसको यहाँ पे लाया जाएगा। बड़ी बड़ी हत्याओं में उसका हाथ है और कानून के मुताबिक उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी और परिवारों को इंसाफ मिलेगा। गोल्डी को सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मास्टरमाइंड माना जा रहा है और उसने अभिनेता सलमान खान को भी मारने की धमकी दी थी। जानकारी के मुताबिक वो 20 नवंबर के आसपास कनाडा से कैलिफोर्निया गया था और वहां से अंडरग्राउंड हो गया। उसने अपने साथियों को ये बताया कि कनाडा में उसकी जान को खतरा है। कैलिफोर्निया में गोल्डी बरार को डिटेन करने की पुष्टि ना ही भारत सरकार ने की है और ना ही अमरीकी सरकार ने। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला सतिंदरजीत सिंह उर्फ बरार 2017 में स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गया था।
माना जाता है कि बरार ने पिछले महीने डेरा सच्चा सौदा के साथी की हत्या में भी भूमिका निभाई थी। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने बुधवार को कहा था कि वो गोल्डी बरार को पकड़ने में मदद करने वाले को 2 करोड़ रुपया देने को तैयार हैं। बलकौर ने ये भी कहा था कि इसके लिए वो अपनी जमीन बेचने से भी परहेज नहीं करेंगे। सरकार ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਆਏ ਸਾਲ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਕਮ ਰੱਖ ਦਿੰਨਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈंट ਅਨਾਉਂਸ करे, मेरे ਨੂੰ जो सेवा ਲਾਉਣਗੇ मैं तैयार हूं। हाल ही में एनआईए ने इन गैंगस्टर्स के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू की हुई है। एनआईए की जांच में सामने आया है छोटे छोटे गिरोह बहुत बड़े सिंडिकेट में तब्दील हो गए हैं और हाई प्रोफाइल कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के साथ साथ पाकिस्तान समेत दूसरे देशों से ड्रग्स की तस्करी में भी माहिर हो चुके हैं। उनके पास AK-47 जैसे खतरनाक हथियार भी हैं। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने अमेरिकी काउंटरपार्ट्स के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और ये बात पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या बैक चैनल टॉक्स के जरिए गोल्डी बरार को उन्हें सौंपा जा सकता है या नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ये कानूनी लड़ाई लड़ी गई तो ये मामला बहुत लंबा खिंच जाएगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। और अब एम्स के सर्वर की हैकिंग का मामला। एम्स सर्वर हैकिंग को एक साजिश के तहत अंजाम देने की आशंका है। इसके पीछे स्टेट एक्टर्स या ऑर्गेनाइज गैंग्स का हाथ हो सकता है। कल उच्च स्तरीय जांच के बीच IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने साजिश की आशंका जाहिर की। सूत्रों के मुताबिक इस हैकिंग के तार हांगकांग से जुड़े होने के संकेत मिल रहे हैं। देखते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर की रिपोर्ट। एम्स सर्वर हैकिंग एक बड़ी विदेशी साजिश का हिस्सा हो सकती है और इसकी जांच में NIA और दिल्ली पुलिस समेत कई बड़ी जांच एजेंसियों को शामिल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक साजिश के तार विदेश से जुड़े हैं। इस मामले के तार हांगकांग से जुड़े हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने इन्फेक्टेड सर्वर को आगे की जांच के लिए सेंट्रल फोरेंसिक लैब भेजा है। लैब की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद हैकिंग के सोर्स का पर्दाफाश होगा। अलग अलग सर्वर हैक किए गए थे, जिनमें से कुछ को सही कर लिया गया है। IT मंत्रालय के मुताबिक एम्स के सर्वर पर जो अटैक हुआ है वो रैंसमवेयर अटैक का मामला है, जो अक्सर बहुत सोफिस्टिकेटेड अटैक होता है। ये एक गंभीर सिस्टम ब्रीच का मामला है और इसके पीछे एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है। IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शुक्रवार को एम्स सर्वर हैकिंग मामले को बड़ी साजिश बताया। राजीव चंद्रशेखर ने कहा, एम्स सर्वर हैकिंग मामले के पीछे स्टेट एक्टर्स भी हो सकते हैं, संगठित गिरोह भी हो सकते हैं। इसको कोई सामान्य घटना मत समझिए, ये एक साजिश है। इसके पीछे कोई शख्सियत है, कोई शक्ति है। उधर एम्स सर्वर हैकिंग मामले में अस्पताल के सैकड़ों मरीजों के आंकड़े लीक होने की भी आशंका है। अब आम नागरिकों के निजी डिजिटल आंकड़ों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार संसद में एक नया डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल पेश करने की तैयारी कर रही है। सरकार के लिए भी वही स्टैंडर्ड्स होंगे। अगर सरकार के पास डेटा है, सरकार भी वो डेटा को ब्रीच कर नहीं पाएगा, या अगर करेगा उनको भी DPB में सिटीजन या जो भी डेटा प्रिंसिपल ले जाने का उनका हक है। एक कब तक ये बिल आप लेकर आएंगे संसद में, क्या कुछ रणनीति बनाई है? देखिए, कंसल्टेशन जारी है और हमारा सोच और हमारा ये एक्सपेक्टेशन यही है कि जल्द से जल्द लेकर आए। बजट सेशन तक हमारा उम्मीद है कि हम लेकर आने की हमारी कोशिश रहेगी। गुरुवार को ही मुंबई एयरपोर्ट पर करीब 40 मिनट तक सर्वर फेल होने की वजह से हड़कंप मच गया था। जाहिर है, अस्पतालों और एयरपोर्टों जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण संस्थानों के सर्वरों को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और इससे निपटने के लिए सरकारी एजेंसियों को जल्दी पहल करना होगा। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।